हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 24। सारे पार्ट्स रिवाइज कर लें, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाता है, चैनल का नेम सर्च कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मंदबुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। मंदबुद्धि में कौन सा समास है, बताइए जरा। बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। मंदबुद्धि का संधि विच्छेद किया जाए, मंद है जो बुद्धि, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मंद है जो बुद्धि। इसका समास वगैरह किया जाए तो मंद है जो बुद्धि, तो मंद है जो बुद्धि अर्थात मंद बुद्धि। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की जहां पर प्रधानता करते हैं, ये बोलता हूं, जब समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता करते हैं तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। तो मंद बुद्धि मतलब किसी आदमी वगैरह के लिए यूज करते हैं कि वह मंद बुद्धि है। ओके, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ऑप्शन में कर्मधारय समास अगर रहे तो वो भी रहेगा। हमको मुझे नहीं लगता है कि दोनों ऑटो मतलब ऑप्शन को एक साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको इस तरह से अगर समास विग्रह करें, मंद बुद्धि समझे कि मंद है, क्या है, मंद और बुद्धि, इस तरह समझे कि एक बुद्धि ऐसा है जो मंद है, क्या है, मंद है, धीमा है। तो उस तरह से विशेषण और विशेष्य का उबंध हो जाएगा। क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का उबंध हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, उस केस में कर्मधारय समास होगा। तो ध्यान से ऑप्शन को लगा लीजिएगा, ठीक है। समास का टोटल 6 भेद होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, समास का अर्थ होता है संक्षेप, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष हो गया, एक द्विगु समास हो गया, और एक बच जाएगा आपका कर्मधारय। यही टोटल 6 प्रकार होता है समास का, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया बहुब्रीहि समास। अव्ययी समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, और जो होता है पूरा जो समस्त पद मिलकर जो है से जो क्या करते हैं, अव्यय का कार्य करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समास में आपको देखिएगा विशेषण और विशेष्य का उबंध होता है। तो ये टोटल 6 तरह से होते हैं, सब क्या होता है बता दिया। और तत्पुरुष समास का भी अब देखिएगा डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में, तो उसके भी 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास का। अवतीर्ण जो शब्द है उसमें उपसर्ग बताना है कौन सा है। अभी कुछ लग रहा है, अव प्लस में अ प्लस अनु क्या होना चाहिए। तो अवतीर्ण में बहुत ईजी है, अवतीर्ण में जो होगा से अव उपसर्ग लगा हुआ। उपसर्ग मतलब पहले लगता है ना, उपसर्ग मतलब पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो अव उपसर्ग से बना हुआ है अवतीर्ण। अवतीर्ण मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग। अवतीर्ण का मतलब होता है क्या, उत्तीर्ण होना कि फेल हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अवतीर्ण का मतलब होता है अवतार लेना। क्या लेना, अवतार। आप लोग सुने होंगे, मैं तो कृष्ण लीला जब छोटा था तो देखा था, तो वहाँ पे कृष्ण जी बोल रहे थे कि तुम्हारा नाश करने के लिए हुआ कृष्ण है जो तुम्हारा अवतीर्ण हुआ है यहाँ पे, पापियों का नाश करने के लिए। तो इस तरह से बोलते हैं अवतीर्ण। वह उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दो अलग चीज़ है ना, उसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा इसे। अवतीर्ण मतलब फेल होना नहीं होता है, या अवतार होना होता है। वह उत्तीर्ण मतलब पास होना, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना, वो अलग चीज़ है। बात समझ में आ गया। इसमें अ प्रत्यय लगा हुआ है, अनुत्तीर्ण में अनु प्रत्यय लगा हुआ ना। चलिए समझ चुके हैं। इसका मतलब होता है इनकारनेशन। अवतार का मतलब अंग्रेजी में अगर बोले तो इनकारनेशन बोला जाता है ना, अवतार, ठीक है। कृष्ण भगवान आपको पता होगा अलग अलग टाइम में अवतार लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। परि उपसर्ग से आपसे पूछा जा रहा है प्रतिवादी, प्रसिद्ध, परिक्रमा या फिर पराजय, क्या होना चाहिए। देखिए जो परि उपसर्ग से बना है, उपसर्ग मतलब पहले आएगा, उप मतलब पहले आएगा, तो यहाँ पे परिक्रमा हो जाएगा। क्या होगा, परिक्रमा, परि प्लस कर्मा ना, परि प्लस कर्मा। ये जो है से इसका मूल ऐसे बनेगा, इसका उपसर्ग प्रत्यय लगाइए, इसका मूल शब्द होगा कर्मा इधर पे, और यहाँ पे परि इसका उपसर्ग लग गया, ठीक है। तो इस तरह से शब्द बनता है। तो परिकर्मा हो गया, प्र जोड़ सिद्ध हो जाएगा, प्रतिजोड़वादी होगा, परा जोड़ जय हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ बने हैं। परा उपसर्ग लगा है डी में, इसमें आंसर है आपका परि, ठीक है, इसको याद रख लें। कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे प्रत्यय बोला जा रहा है, तो प्रत्यय बाद में लगता है। क्या लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको आप लोग सफिक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सफिक्स। ओके, तो सफिक्स ई, आ, या फिर अ, क्या पता लगना चाहिए, क्रिस ई पढ़िए जर भाई। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे देख लीजिए हर्षिकार ऐसे मात्रा है, तो छोटी ई लगना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया, लगा लीजिए छोटी ई की मात्रा, कृषि में यही प्रत्यय है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्यय फिर से आपका सफिक्स बताना है। नेता, पाठक, मृत या फिर ज्ञातव्य, क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। मृत, मृत ये सब देखते हैं, ठीक है। कृत ये सब में आपको देखने को मिलेगा
त प्रत्यय आप लोग को देखने को मिलता है। क्लियर? तो मृत हो गया। पाठक में आपको ना पाठ जोड़ औक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें औक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है ना। चलिए, पाठ जोड़क होगा पाठक में। इसका आंसर हो गया मृ जोड़ता मृत, वृत, कृत, ये सब में त प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या कितनी है? कारक चिन्ह समझते होंगे, 10, 9, 8 या फिर 7। कारक चिन्हों की संख्या आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, टोटल 8 होता है। कर्ता ने वगैरह देखे होंगे, कर्म को, करण से वगैरह, तो ये सब ऐसे टोटल देखिएगा संबोधन तक, तो टोटल 8 आएगा। आपको कितनी बार बता चुका हूँ। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। कितना आंसर हो जाएगा? कारक चिन्हों की संख्या 8 है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि जो कारक होता है, क्या होता है, जो कारक होता है, कारक चिन्ह, उसको एक और नाम से क्या जाना जाता है, तो उसको हम लोग परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग ना। तो याद रख लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछ दें कि हिंदी में परसर्गों की संख्या कितनी है, परसर्गों की संख्या, तो कंफ्यूज मत हो जाइए, कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहीं कहीं कहा जाता है। ओके, तो इसका खास ख्याल रखें। ओके, चलिए क्वेश्चन अभी और आएगा वहां पे, तो इसको याद रख लें। क्रिया के आधार को सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग होता है? क्रिया के आधार को सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अधिकरण? तो देखिए, जहाँ पर क्रिया के बारे में हमको सूचित करना होता है, किसको? क्रिया के बारे में बताना होता है, वहाँ पे हम लोग अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। किसका? अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। अधिकरण का जो चिन्ह होता है, परसर्ग होता है, क्या होता है? अधिकरण में होता है और पर होता है। ओके, तो 2 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, अधिकरण में और पर। तो यही होता है, क्रिया के आधार को आप लोग इसे सूचित कर सकते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से हो गया। टोटल कारक चिन्ह 8 होता है, इसको याद रख लें, डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम तो नाम जानते होंगे, जो सब संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, ओके, ये सब कुछ कुछ आते हैं सर्वनाम। तो देखिए, अर्थ के दृष्टिकोण से सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह टोटल 6 होता है। क्या होता है? टोटल 6 भेद होता है, इसको याद रखें। ओके, विशेषण 8 तरह का होता है। विशेषण जो आप लोग नाम सुने हैं, सब बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, काम आएगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दें तो। विशेषण 8 तरह का होता है। ओके, और संज्ञा 5 तरह का होता है। संज्ञा 5 तरह का होता है। समास कितने तरह का होते हैं? समास अभी बताया था, समास 6 तरह का होता है। संधि देखिएगा तो 3 तरह का होता है। ओके, संधि 3 तरह का होता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और टोटल स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, थोड़ा सा याद रख लें। और कुछ क्या बचा? रस देख लीजिए, कभी कभी रस अलंकार पूछ दे तो रस जो है टोटल 9 या 11 तरह का होता है। अलंकार देखिए, ऐसे मैंने रूप से मैं एक बार टेस्ट में डाला था, अलंकार ऐसे 2 तरह का मानेंगे। क्या मानेंगे? 2। तो 2 में क्या क्या होता है? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में 3 होता है, यमक, श्लेष और देखिएगा अनुप्रास, और बाकी देखिएगा अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, वो 5 तरह का होता है, जिसमें पढ़े होंगे उत्प्रेक्षा वगैरह, अतिशयोक्ति वगैरह, इस तरह का। तो याद रख लीजिएगा, ये अलंकार मिलने 200 होता है। ओके, और शब्दालंकार जो होता है 3 तरह का होता है, अर्थालंकार 5 तरह का होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, रस वगैरह देखिए, पास्ट का पेपर में आपका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहा था, मतलब क्वेश्चन था ही नहीं, इसीलिए डाला नहीं। ठीक है, तो इसको याद रख लें। ठीक है, चलिए, और वाक्य याद रख लीजिएगा। अगर रचना की दृष्टि से वाक्य देखिएगा तो वाक्य 3 तरह का होता है। ओके, वाक्य 3 तरह का होता है। सरल वाक्य देखिएगा, और सरल होता है, संयुक्त होता है, और फिर एक होता है मिश्र वाक्य। और ऐसे अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य देखिएगा तो टोटल 8 तरह का होता है ना, तो इसको याद रख लें। ठीक है, रचना की दृष्टि से 3 और अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य होता है। देख लीजिएगा ध्यान से, सब कुछ कुछ डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। चुल्लू पर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बतलाती है। ठीक है, और वे सारे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बतलाती है उसे प्रविशेषण कहा जाता है ना। जैसे वह एक बहुत अच्छा आदमी है, तो अच्छा एक विशेषण है, उसको बताने के लिए कौन आया? बहुत, तो बहुत एक प्रविशेषण हो गया, इसको याद रखिएगा। चुल्लू पर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर अप्रधान सर्वनाम। तो देखा जाए, इसमें जो चुल्लू पर पानी है वह किसी की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मात्रा के बारे में बात कर रहा है, परिमाण के बारे में बात कर रहा है, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण आप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? परिमाणवाचक विशेषण बोल देंगे। अंग्रेजी में इसको क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढेरों अनाज। ये क्वेश्चन तो आपको टेस्ट में भी डाला गया था। ढेरों अनाज में फिर से वही बात है, मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, तो परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, खटखटाना में कौन सी क्रिया है? हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, खटखटाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? इसको अगर देखा जाए तो खटखटाना में अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगा। अनुकरणात्मक क्रिया,
अब अनुकरणात्मक क्रिया क्यों होगा, आइए थोड़ा सा बताते हैं। वे सारी क्रिया जो किसी ध्वनि से बनाए जाते हैं, ध्यान देखिएगा, वे सारी क्रिया जो ऐसे धातु से बनते हैं जो ध्वनि का अनुकरण या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर होता है, बस हमारा यानी कि ध्वनि खटखटाना हो गया, ओके। जैसे देखिए चींची है, चींची से चिहियाना बन गया, झंझन से झंझना हो गया, थप थप से थपथपाना हो गया, ओके। खड़खड़ से खट से खटखटाना, खटखट से खटखटाना बन गया, ओके। खड़खड़ से खड़खड़ाना बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसे धातु से बनेगा जो ध्वनि के बारे में बताते हैं, वहाँ पे अनुकरणात्मक क्रियाएं आती है। तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो वही है खटखटाना, खटखट से खटखटाना बन गया, ओके, ठीक है। तो फटफट से फटफटाना बन जाएगा। तो इस तरह से जो क्रिया बनेगा किसी पूर्व ध्वनि से बताएगा, ध्वनि के बारे में बात करता है, उसी क्रिया बनेगा, तो वहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया आ जाएगा। ये आंसर हो गया। एक नाम धातु क्रिया को भी बारे में आप चर्चा कर देते हैं। देखिए नाम धातु क्रिया वैसी क्रियाएं होती हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना है, ठीक है, तो हथियाना किससे बना है, हाथ से बना है, तो एक संज्ञा है। चिकनाना है तो चिकना से बना हुआ है, तो चिकना क्या है, चिकना एक विशेषण है, ठीक है, चिकना एक विशेषण है। तो विशेषण हो, ओके, सर्वनाम हो, ठीक है, संज्ञा हो, उससे अगर कुछ क्रियाएं बनती हैं तो उसे नाम धातु क्रिया बोलते हैं। तो हथियाना, चिकनाना ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखें। बाकी साउंड से बनेगा तो ये बता दिया, वहाँ पे अनुकरणात्मक क्रियाएं आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अंग्रेजी में इसको आप हाइफन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफन। बताइए हाइफन चिन्ह कौन सा है। ये वाला तो एक्सप्लेनेशन हो गया, ये तो इन्वर्टेड कोमा वगैरह, इन्वर्टेड कोमाज का यूज किया जाता है। अब ये प्रश्नवाचक है ना, ये हो गया योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, छोटा होता है ना, डैश से, डैश जो होता है आप लोग डैश जो देते हैं उससे छोटा होता है, ठीक है। चलिए डैश हम लोग को बताता है कि जो है से आगे कुछ जो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं उसके बारे में कुछ आगे बताया जा रहा है, वो होता है डैश बताता है। योजक चिन्ह दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि बताया भी था कि मतलब दोनों के बीच में संबंध होता है, तब जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आप लोग लगाते हैं, ओके। और मेन रूप से देखिएगा कि जब शब्द दो लेकिन उसका मीनिंग एक रहता है तो भी लगाया जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को शब्दों और वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कुछ हर्ष है, बहुत ज़्यादा खुशी है, शोक आ गया, दुख वगैरह, ठीक है, घृणा हेट वगैरह है, आश्चर्य हो गया, सरप्राइज वगैरह। तो इस तरह के जो भाव है, ठीक है, इस तरह का जो फीलिंग वगैरह होता है, भावना होता है, तो उसको अगर व्यक्त करना है तो कौन सा चिन्ह लगाइएगा, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। सिंपल सी बात है, हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस और जिसको बोलते हैं आप लोग, और जो एक होता है आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, दोनों में ना। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी, विस्मयादि बोधक, यहाँ सी पे लग रहा है, बी आंसर होगा ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लोग लगाएंगे। और चिन्ह कैसा होगा विस्मयादि बोधक का, इस तरह का। चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या होना, कायर होना, हार मानना, दुखी होना या फिर काम बिगाड़ना। आप लोग सुनोगे बहुत सारा मूवी में जब कोई काम नहीं करता ना, डर जाता है, तो उसको बोलता है कि तुम ना चूड़ियाँ पहन लो, मैं ही जा रहा हूँ लड़ने। तो इस तरह कायर होने के मतलब संदर्भ में चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिए। मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, किसका, अरबी भाषा का शब्द है, इसको याद रखें ना, मुहावरा। तो कायर होना, देखिए चूड़ियाँ पहनना, पहले चूड़ियाँ की कौन पहनती हैं, महिलाएं लोग। तो महिलाओं को जनरली हमारे सोसाइटी में कमज़ोर समझा जाता है, ओके। तो उन बोला जाता है उन लोग के लिए जो होता है कि चूड़ियाँ पहन लो, तो जो चूड़ियाँ पहनती है वो कमज़ोर होती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सोसाइटी में देखा जाए तो उन लोग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है, ओके। सोसाइटी में महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। ठन ठन गोपाल मुहावरे का क्या अर्थ है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का क्या अर्थ है, गाना गाना, अपमान करना, जेब खाली होना या हरा देना। देखिए ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कि आपका जेब पूरी तरह से खाली है, नील बटा सन्नाटा हो चुका है, तब आप उस केस में एक मुहावरा प्रयोग करेंगे, जेब खाली होने के सेंस में, ठन ठन गोपाला, ओके। चलिए अच्छा, एक मुहावरा होता है आगे नाथ न पीछे पाघा, आगे नाथ न पीछे पाघा, इसका क्या अर्थ होता है, आप लोग बता सकते हैं, जरा बताइए। आप लोग कमेंट आजकल नहीं कर रहे हैं, लगता है सो चुके हैं सारे। कामकाज में कोरा होना, कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ होता है, काम न करना,
काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना। काम काज में कोरा होना मतलब पूरा बुद्धि उसका ब्लैंक हो गया। क्या हो गया? कोरा मतलब होता है ब्लैंक हो जाना, दिमाग में कुछ है ही नहीं, हार्ड डिस्क पूरा ब्लैंक है। समझ गए? यानी कि कुछ काम जानता ही नहीं है। क्या है? कुछ काम जानता ही नहीं है। तो कुछ काम न जानना, उस सेंस में काम काज में कोरा होना, उसको बोला जाता है। कोरा कागज मतलब क्या होता है? कोरा मतलब खाली, पूरी तरह से उसका ब्रेन पूरा खाली है। वाक्य में अशुद्ध भाग, जिसको त्रुटिपूर्ण भाग आप लोग बोलेंगे, उसका चयन करना है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। क्या पहनाई? एक फूलों की माला पहनाई। इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी पार्ट नंबर सी में है। अब एक फूलों की माला कैसे बनेगा? एक फूलों की माला नहीं बनेगा, फूलों की एक माला पहनाई सही लगेगा। जो माला है, क्या वो माला एक बार में 10 को तो पहनाएंगे नहीं आप, तो फूलों की एक माला होगा, ग्रुप ऑफ जो फ्लावर मतलब बहुत सारा फ्लावर मिलाकर एक माला बनेगा। और माला एक संज्ञा है, तो संज्ञा को जो है से उसके पहले संख्यावाचक विशेषण आप लोग एक लाएंगे तो सही उसको क्वालिफाई कर पाएगा। तो एक का प्रयोग जो होता है, फूलों की एक जो है एक का प्रयोग माला के जस्ट पहले करना पड़ेगा, दैट सिंपल। तो फूलों की एक माला पहनाई सही होगा, पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, डोर सिस्टम जो होता है उसका विरोध करना चाहिए। क्या है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, बताया जाए। तो देखिए इसमें पार्ट गड़बड़ी है पार्ट नंबर ए में। क्यों? क्योंकि एक युवक जो होता है खुद एक नौजवान के लिए प्रयोग होता है, दोनों जो है सिमिलर वर्ड है, एक साथ एक ही मीनिंग वाले शब्द को हम लोग यूज नहीं करेंगे। युवकों को क्या बोलोगे? युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। नौजवान यहाँ पे सुपरफ्लुअस यूज आप लोग जो अंग्रेजी में पढ़े हैं, आवश्यकता से अधिक, वह यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो नौजवान वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। और अगर आप लोग लर्नर्स गाइड एजुकेशन से जुड़े हैं तो आने वाले फ्यूचर में जॉब करें, चाहे कुछ करें चाहे नहीं करें, दहेज आप लोग नहीं लें। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा। ओके, तो दहेज वज कोई नहीं लेगा, ठीक ना? नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे भाई इतना कमा, दूसरों से क्या लेना है यार? मतलब सोचिए दहेज लेना कितना बुरी बात है। इससे पता चलता है कि आप एकदम असक्षम हैं। क्या पता चलता है? इससे आप असक्त हैं, असक्षम हैं। ये पैसा कोई नहीं लिया करो, ये सब सोसाइटी में चलते आ रहा है। पहले के ज़माना में क्या होता था? पहले के ज़माने में जो पिता होते थे, लड़की के पिता, ओके, तो उनको अपने बेटी की विदाई पर कुछ कुछ दे दिया करते ताकि बेटी को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और धीरे धीरे यार ट्रेंड चल गया। क्या चल गया? ट्रेंड चल गया कि अब ना कुछ कुछ देना ही है, तो यार ना लो ना दो, ठीक है। ऐसा सिस्टम कुछ लगाया जाए। ओके, बहुत कोई नहीं लेते हैं, तो चलिए अच्छी बात है, सोसाइटी में धीरे धीरे चीज़ सुधर रहा है। इनसे क्या हो गया? नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो गड़बड़ था, नौजवान हटा दीजिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आज काफी ज्यादा वाक्य का शुद्ध रूप ले लिया गया है, बताइए जरा। कृपया आज वेतन देने की कृपा करें, इसमें कोई गड़बड़ी है? आज वेतन देने की कृपा करें, वेतन कृपया आज देने की कृपा करें, आज कृपया वेतन देने, आज का कृपया वेतन देने की कृपा करें। सारा सेंटेंस गड़बड़ है कहीं ना कहीं। देखिए सही सेंटेंस होगा आज वेतन देने की कृपा करें। दो बार कृपया कृपया वर्ड यूज नहीं होगा एक साथ। कृपा मतलब होता है प्लीज वगैरह, जब आप लोग निवेदन करते हैं तब लगाते हैं। तो आज वेतन देने की कृपा करें, यही सही सेंटेंस होगा। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो वहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। पता चला कि योजक चिन्ह के बिना जितना भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स, योजक चिन्ह मतलब योजक चिन्ह तो नहीं बोलेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स जितना यूज होता है उसके चलते भी सेंटेंस को कहीं कहीं गलत कर देता है। तो इस तरह से गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को एकदम अच्छे से क्वेश्चन को सेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक भी कॉमा फुल स्टॉप कहीं भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो आज वेतन देने की कृपा करें, यही आपका सही सेंटेंस होगा। वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी से ज़्यादा टफ पूछने वाले नहीं है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ओके, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ओके। चलिए, परिश्रमी व्यक्ति को ही क्या मिलती है? सफलता, निंदा, उपहास या फिर शिकायत? या परिश्रमी व्यक्ति को निंदा कहाँ से मिल पाएगा, ठीक है। परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलेगा, शिकायत उकायत नहीं मिलता। उपहास मतलब उपहास समझ रहे हैं ना, उपहास मतलब होता है किसी का मजाक वगैरह उड़ाना, ठीक है, तो मजाक वगैरह नहीं उड़ेगा। परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं, ओके, और उनको सफलता मिलती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? या तो इसको अब इसको समझ लीजिए कि आपसे जीके पूछ दिया है या कुछ भी पूछ दिया है। आर्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या फिर राजभाषा? क्या होगा बताइए। हिंदी को क्या बोलें? राष्ट्रभाषा बोल दें? चलिए आंसर क्या हो गया? राष्ट्रभाषा, बट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि राजभाषा भारत का नहीं है कोई, ठीक है, राजभाषा का दर्जा है। क्या है? राजभाषा, यानी कि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा है। ऑफिशियल राजभाषा किसे कहा जाता है? जो सरकारी काम काज जो या फिर प्रशासनिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला?
जो प्रशासनिक कार्यों या फिर सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे आप लोग राजभाषा का दर्जा बोलते हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो भारत का कोई राजभाषा नहीं है, भारत में लगभग 2000 भाषाएं बोली जाती है। आप लोग सिर्फ झारखंड को उठाकर देख लीजिए ना, कितनी सारी भाषा बोला जाता है। संथाली है, अपना आपका मुंडारी है, ठीक है, उसके बाद खोटा वगैरह है, पंच परगनिया है, मतलब कितनी सारी भाषाएं हैं। टोटल देखिएगा तो लगभग 2000 के आसपास में भारत में सिर्फ भाषाएं बोली जाती है। सोच लीजिए, तो किस भाषा को दर्जा दें भाई, ठीक है, किस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दें? अगर सॉरी राष्ट्रभाषा का दर्जा दें, राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे तो फिर वही उसी तरह से लड़ाई होने लगेगा। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे, जब स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है बहुत सारे स्टेट को, तो दूसरा लोग विरोध करने लगते हैं कि मुझे क्यों नहीं, दूसरा विरोध होने लगेगा। तो इंडिया में हम लोग चलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सॉरी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ओके, हम लोग को अनेकता में एकता लेकर चलना है, ओके। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ करें ताकि सब में हार्मनी बना रहे। तो कोई भाषा को यहाँ पर दर्जा नहीं दिया गया, यहाँ तक कोई धर्म को भी हम लोग बोले नहीं है कि हमारा कोई राष्ट्र धर्म है, ठीक है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो राजभाषा का दर्जा है, थोड़ा सा चीज़ याद रख लीजिएगा। आर्टिकल जो भारत में देखिएगा संविधान का, भारत का संविधान है, आर्टिकल 343(1), उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा है और इसकी लिपि देवनागरी है, तो इसका मेंशन है, तो इसको याद रख सकते हैं। हिंदी को थोड़ा सा अगर बात कीजिएगा तो हिंदी मूल रूप से जो फारसी भाषा का शब्द है, किससे? फारसी भाषा का शब्द हिंदी है, ठीक है। यह सिंधु से निकल कर आया ना, सिंधु से निकल कर आया है, ठीक है। यह देखिएगा ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह होता है और ध का द ना, तो इस तरह से हिंदी वगैरह बन चुका है। अभी कोर्स आने वाला है तो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको हिंदी दूंगा। टाइम ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उसको बना रहा हूँ टॉपिक ना, टॉपिक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ओके, उस मटेरियल वगैरह सर्च करने में, ओके। तो चलिए मिलेगा। तो राजभाषा का दर्जा याद रखिएगा, हिंदी एक आपका फारसी भाषा का शब्द है ना, चलिए याद रख लें। और कुछ बाकी यह देखिएगा, भारोपीय भाषा कहा जाता है इसको ना, भारतीय और यूरोपीय का मिश्रण बोला जाता है, ओके, हिंदी को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, अहम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, अपेक्षा होना चाहिए? अहम होना चाहिए ना भारतीय होने पर? जी नहीं, भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। सही शब्द का चयन करना है यहाँ पे ना, तो भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अहम मतलब अहंकार होता है, अहंकार नहीं लाना है भाई मन में, ठीक है, किसी बात को, गर्व होना चाहिए। अब गर्व कब होगा? जिसको आप अपना जो है से ना ताकत से, ठीक है, ताकत से, बुद्धि से, ठीक है, किसी चीज़ को हासिल कीजिएगा तब गर्व होगा, ठीक है। और किसी को छल कपट से हासिल कर लीजिएगा तो बोलिएगा कि वो अहंकार हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने किसी तरह से हासिल कर ही लिया, ओके। तो गर्व तब होगा जब आप सही रास्ता पर चलकर किसी चीज़ को अचीव करेंगे तब। उसी तरह से बात होता है कि जब आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, ओके, तो सही से बिना चीटिंग किए हुए एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका से जॉब लेते हैं तो लगेगा आपको कि हाँ सही में आप जॉब प्राप्त किए हैं। तो आपकी जो है से बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, आपका कलम में इतना ताकत था, जो आप कलम पकड़े उसमें इतना ताकत है कि आपको जॉब दिला दिया, ठीक है। तो गर्व तब होगा जब आप सही रास्ते पर होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? ठीक है, अनेक शब्दों के बदला एक शब्द होता है। अकथनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय भी अदर्शनीय क्या होना चाहिए? तो जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे, क्या बोले? जो अकथनीय हो जाएगा, और जो कहा जा सके उसको कथनीय बोलेंगे। अवर्णनीय मतलब जिसको वर्णन न किया जा सके, जिसकी कल्पना न किया जा सके, अकल्पनीय हो जाएगा। जिसको देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदर्शनीय। क्लियर? ये सारे कुछ कुछ चीजें हैं, इसको याद रखें। आंसर हो गया आपका अकथनीय, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन था लास्ट, आपको याद है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो अनेक शब्द बदले एक शब्द आपको डिस्कस किया था। असूर्यपस्या एक यूज किया था, आप लोग याद आ रहा है? असूर्यपस्या, असूर्यपस्या एक बोला था। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लिए वो शब्द होता है असूर्यपस्या। मुझे उस समय पता नहीं था तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जरा कि यह क्या होता है। तो आप में से एक स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई दिए थे, और रिप्लाई में उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं, बुर्का आप लोग सुने होंगे, इस्लाम धर्म वगैरह में आप लोग देखे होंगे महिलाएं बुर्का पहनती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोग का शरीर इतना ढका होता है कि सूर्य को रोशनी भी जो है से उन लोग के मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है। और उन लोग को देखा जाता है कि उन लोग पूरी तरह से कुछ दिखता ही नहीं है उनका। तो उन लोग के लिए जैसे असूर्यपस्या बोला जाता है, जो सूर्य भी न देख सके। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा इनके द्वारा कुछ कहा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए एक शब्द क्या है? स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है, स्त्री पुरुष एक तो मिले टर्म है जिसको पति पत्नी बोल सकते हैं हम लोग, उसका जोड़ा के लिए एक शब्द आता है दंपति। क्या आता है? दंपति आता है, तो इसको याद रख लें। स्त्री पुरुष के जोड़ा के लिए एक शब्द क्या आएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दंपति आएगा। युग मतलब क्या होता है? युग मतलब पेयर होता है, जो हमेशा पेयर वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, युगल देखिए इंपॉर्टेंट है। युगल का मतलब क्या होता है? युगल का मतलब होता है कपल। क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं, ओके। और कहा जाता है युगल उसको बोला जाता है जैसे कि
कोई एक माता पिता के जो संतान होते हैं जो जुड़वा होते हैं, तो युगल मतलब जुड़वा बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कपल डुएट वगैरह यूज होता है, इसको सर्च किया तो यही आया था। आंसर हो गया आपका दंपति। क्या होगा? दंपति होगा। युगल किसके लिए आता है? कपल या डुएट आप लोग बोल सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से यन संधि वाले शब्दों का चयन करना है। यन संधि किसके प्रकार में आएगा? टोटल 5 तरह का होता है स्वर संधि ना, तो देख लीजिए। तो यन संधि वाला शब्द होगा इति, इत जोड़ यादि, महेंद्र, लक्ष्मी या फिर श्रेष्ठ। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे अगर हम लोग इत्यादि का, तो इति जोड़ आदि आएगा। क्या आएगा? इति जोड़ आदि। अगर थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लेन करें हैं, इति मतलब छोटी की मात्रा है ई प्लस आ, तो रूल क्या होता है कि किसी भी स्वर में ई हो, बड़ी ई, छोटी ई वगैरह में, उसमें अन्य स्वर आके, असमान स्वर आके उसका य आ जाए और फिर उसके बाद र आता है, व, 3 तरह से अगर विकार आ जाता है तो वहाँ पे यन संधि आता है, तो इसका इत्यादि हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे देख लीजिए ई है बड़ी ई, ऊ, ठीक है, छोट बड़ी ऊ या फिर हर्षरी का मेल से असमान स्वर अगर मिले तो ई और ई का य, छोटी और बड़ी ऊ का व और री का र हो जाता है। तो बताया था ना य, व और र हो जाता है, तो वहाँ पे यन स्वर संधि आता है। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार होते हैं। इसका क्या हो गया? इत्यादि। महेंद्र क्या हो? महेंद्र है ना, महाजोड़ इंद्र, महेंद्र, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें गुण संधि है महेंद्र में। नेक्स्ट आता है आपको, यही लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो यहाँ तक आते हैं। तो जीएस जरूर लिखें, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। 8 बजे मिलते हैं कल शाम को। आज कल तो वीडियो डाल नहीं पाया था, ओके, बाहर चला गया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। वंदे भारत।